एक पुरानी कहावत है, आंख का और दांत का पारस्परिक बड़ा गहरा चोरी दामन का संबंध है। तो चोरी दामन का साथ इसलिए है कि अगर आपके दांत खराब है, दांत सही नहीं है, अगर दांत नहीं है तो आंख बीमार पड़ जाएगी। और आंख बीमार पड़ गई, दांतों के आसपास जो मसूड़े हैं उनके आसपास से दुर्गंध भी आनी चालू हो जाती है, कैसा लिखा है। तो बड़ा संबंध, गहरा संबंध। तो आज हम दांतों के ऊपर बात करेंगे। और सुंदरता की जब बात की जाती है ना, तो सुंदरता भी कहते हैं कि लोगों के दांत बड़े देखे जाते हैं। क्योंकि कितना भी सुंदर आदमी हो, अगर बीच के दो दांत टूट गए हो तो सुंदरता खराब हो जाती है। सिमिलरली अगर दांत आड़े तिरछे है तो सुंदरता में कमी होती है, और आड़े तिरछे दांत होंगे तो कहीं ना कहीं खाने और चबाने में भी दिक्कत होगी। तो इन सारे पहलू को लेते हुए हमने आज रायपुर शहर की जाने माने दंत विशेषज्ञ डेंटिस्ट है आर्थो डेंटल में माफी रखते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों को अलाइन करने का काम करते हैं। चक्कर का अलाइनमेंट कराना है तो आप पॉजिटिव हेल्थ लगा लीजिएगा, दांतों का अलाइन कराना है तो डॉक्टर सुजीत परिहार आज मेरे साथ हैं। तो इनके यहाँ पहुंचेंगे, इनसे सलाह लेंगे और हम आज बात करेंगे हमारे जीवन में टेढ़े मेढ़े दांतों का होना कितना अच्छा है। कि कुछ लोग कभी कभी कहते थे सुजीत जी कि टेढ़े मेढ़े दांत जो होते हैं ना, टेढ़ा है तो मेरा है, तो वो दांत टेढ़े है तो कितना आंत का है। अब इस पे हम आपसे बात करें तो टेढ़े दांतों का क्या नुकसान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नयन पांडे जी और समस्त मेरे दर्शकों को नमस्कार। और अक्सर देखा जाता है आजकल कॉमनली जो दांत हैं आड़े तिरछे हो रहे हैं, तो आड़े तिरछे दांतों को जरूरी है कि हम ध्यान दें और एक विशेष उम्र में हम उसे जरूर ठीक कराएं, क्योंकि आड़े तिरछे दांतों में जनरली टेंडेंसी रहती है कचरे के ज़्यादा फंसने की टेंडेंसी बड़ी रहती है। और उससे क्या होता है, मसूड़ों में भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी नेगेटिव हो जाती है, और धीरे धीरे कई बच्चे इससे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आवश्यक है कि अगर बच्चों में या फिर एक आवश्यक उम्र में अगर दांत आड़े तिरछे हैं तो सही कराना बिल्कुल जरूरी है। सुजीत, ये जो दांत आपने कहा आवश्यक है एक सही उम्र में दांतों को ठीक कराना, आड़े तिरछे करें, सही उम्र कौन सी है वो? जनरली आप मान के चलिए लगभग अगर बच्चा आपका 11 वर्ष से ऊपर हो चुका है तो उस उम्र के बाद आप उसे ठीक करा सकते हैं, और जनरली 28-30 साल मैक्सिमम है। उसके बाद जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि इसके ऊपर कार्य किया जाए। ओके, तो आप लोग भी हैं और आपके पास में यदि कोई प्रश्न आ रहे हैं दांत से संबंधित, आप चैट बॉक्स पे मैसेज करते जाइए, हैंड को रेज करते जाइए। हम कार्यक्रम के बीच में आपके सारे प्रश्नों को लेंगे, सुजीत जी से पूछेंगे। डॉक्टर सुजीत, अभी कह रहा कि जब भी टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उस पे खाना कहीं ना कहीं फंस जाया करता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। और उस पे होटलों में आजकल टूथपिक रखी रहती है और लोग दिन भर दांत को कूटते रहते हैं। कई लोगों ने देखा खाना खाने के बाद में कुछ लोग 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक दांतों को कूटते रहते हैं। क्या सजेस्ट करते हो? जी, बहुत सही बात आपने कही पांडे जी, और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। टूथपिक का जहाँ तक हो सके प्रयोग ना करें, क्योंकि आप क्या करते हैं उससे अपने जिंजाइवा को, अपने मसूड़ों को और ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। और अगर आपको इसी से कुछ लग रहा है कि खाना फंस रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो आवश्यक है कि आप डेंटिस्ट से मिलें, ना कि टूथपिक से और ज़्यादा उसे इरिटेट करके एक छोटी सी चीज़ को आप घाव बना देते हैं। क्या मतलब क्या फर्क होगा अगर कोई टूथपिक को बराबर यूज कर रहा है? टूथपिक बराबर यूज करना बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और इससे आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो टूथपिक का उपयोग तो बिल्कुल मैं प्रोहिबिट करता हूँ, बिल्कुल मना करता हूँ, टूथपिक का उपयोग मत करिए। और साल में एक बार या 6 महीने में एक बार दांतों की सफाई जो है किसी विशेषज्ञ डेंटिस्ट से अवश्य करवाएं। चलिए, अगर टूथ दांत के आड़े तिरछे जो दांत है उस पे वो टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करता, जो खाना अगर फंस गया है कोई भी चीज का और काफी देर तक फंसा रहता है तो काफी तकलीफ होती है। फिर हमको जी को दिन भर इधर तो घुमाना लगता है, और जब किसी अच्छी जगह पे आप बैठे हो और दिन भर आप जीभों को दांतों से ठेलते रहोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आदमी करे क्या? और जनरली आप अगर वहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत हो चुकी है, जैसे गैप फॉर्मेशन वगैरह कुछ हो गया है, तो वहाँ पर उसका इलाज करवा सकते हैं डेंटिस्ट के पास जाकर। और अगर फ्लॉस वगैरह यूज कर सकते हैं, आप डेंटल फ्लॉस वगैरह यूज करिए,
अगर एकदम अत्यावश्यक है तो भले एक बार आप यूज कर लीजिए, पर जहाँ तक हो सके उसके क्या, ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है उसे प्रैक्टिस में ले आते हैं, खाली बैठे रहेंगे तो भी टूथपिक का उपयोग करते रहेंगे, तो जहाँ तक हो सके टूथपिक का उपयोग मत करिए, और अगर आवश्यक है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक चीज आप टेढ़े मेढ़े दांत पे आते हैं जिसमें आपकी विशेषज्ञता है, आप महारत में है क्रिकेट पे, और आप कह रहे हो कि 11 साल से लेकर के लगभग 28 से 30 वर्ष की एक उम्र होती है जिसमें लोगों को अपने दांत को ठीक करा। एक कॉमन लोगों के पास में दिमाग में नॉलेज है या उम्मीद हो सकता है या सच्चाई भी हो, ये तो आप ऐसा जानोगे कि जब हम दांत में वो तार लगवाते हैं तो उससे दांत की जो मसूड़े में जो पकड़ थी नेचुरली वो कमजोर होती है। देखिए बेसिकली बोन रिमॉडलिंग पे कार्य करते हैं हम, और जो पकड़ है वो एक छोटे अंतराल के लिए थोड़ी सी ढीली होती है, और फिर से वो जो हमारी बोन है, जो हमारी मसल्स हैं, उसको फिर से रिकवर कर लेती हैं, तो दांतों को सही जगह पे हम ले आते हैं और फिर वो फिक्स हो जाते हैं, और वो जो आप बोल रहे हैं ऐसी दिक्कत कुछ नहीं होती है, वो कुछ समय बाद वो फिर से मजबूत हो जाते हैं। चलिए, ये बात नहीं, जब कुछ दिक्कतें नहीं आएगी लेकिन लेगन के मन में कुछ ना कुछ एक क्वेरीज हमेशा बनी रहती है। लेगन प्रोसेस क्या हो, जो आप डेंटल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, इम्प्लांट में क्या क्या चीजें आती हैं? डेंटल इम्प्लांट में बेसिकली जहाँ दांत नहीं है वहाँ पर हम टाइटेनियम का प्रोडक्ट बना होता है डेंटल इम्प्लांट, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता कि जंग लगेगा या कुछ दिक्कत आएगी। तो हम बेसिकली रूट फॉर्मेशन, जैसे जड़ होता है दांतों का, वैसे ही हम इम्प्लांट लगाते हैं और इम्प्लांट पर फिर कैप फिक्स करते हैं। दो चीज समझना था, एक आप लोग की काफी प्रचलित थेरेपी है, दांत को उखाड़ते हैं। एक जमाना था जब सोची थी कि डॉक्टर दांत ही उखाड़ने का काम करते थे, मतलब कोई डेंटिस्ट के पास अगर पहुंच गया तो दांत उखाड़ गया। मुझे बड़ा अच्छा याद है बिलासपुर में जब मैं 95-96 में था तो डॉक्टर दत्ता हुआ करते थे, सीनियर थे, आप लोग जानते होंगे, धर्म अस्पताल के सामने में। तो एक दिन मुझे दिखाने लगे, बोले पांडे जी तुम 2-3 बोरा दांत मेरे पास में है। लीडिंग डेंटिस्ट थे, उनका बेटा वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, दादा तो रहे नहीं, डॉक्टर साहब के लोग हैं, इसलिए दांत उखाड़े जाते थे। और एक लुई करके डॉक्टर हुआ करते थे गिलाई में, याद होगा। तो उस समय उनकी बड़ी थी, चाइनीज होते थे, वो दांत को बना करके सांचा में दिया करते थे। अब वो जब का जमाना मशीनों ने लेना चालू कर दिया है ना। इसमें धातु पे कीड़ा लगने पे जब आप करते थे, एक थेरेपी इम्प्लांट के पहले आप लोग ने किया रूट कैनाल का। थोड़ा सा रूट कैनाल के लेंगे, रूट कैनाल 1 सिटिंग, 2 सिटिंग और 3 सिटिंग में करते हैं ग्रेडेंट में, तो ड्यूरेशन लंबा होता है। उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो रहा है रूट कैनाल अगर दांतों में कीड़े लगे? रूट कैनाल जो है सिंगल सिटिंग या फिर मल्टीपल सिटिंग में किया जाता है, और समय कमी है तो आप सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल के भी जा सकते हैं, पर अच्छा रहेगा कि मल्टीपल सिटिंग वाले रूट कैनाल को ही मैं फेवर करता हूँ। और इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जो जड़ों में इन्फेक्शन होता है उसे हम निकालते हैं, मेडिकेशन देते हैं वहाँ पर, और फिर गट्टा पर्चा के माध्यम से उसको पूरा सील कर देते हैं ताकि वहाँ फिर से कोई री इन्फेक्शन ना हो, और उसके बाद फिर कैप प्लेसमेंट करते हैं। तो दांतों को बचाने के लिए रूट कैनाल थेरेपी बहुत ही एक अच्छी थेरेपी है। तो वो जो थेरेपी सभी जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है उनको भी देना है या कुछ स्पेशल आप क्राइटेरिया तय करके रखते हो? देखिए अगर आपके दांतों में कैविटी है और आपको कोई पेन नहीं है तो जनरली ये होता है कि वो जो कैविटी है वो इनेबल तक होती है या डेंटिंग तक होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, उसे हम कंपोजिट फील कर या जीआईसी फील करके उसे ठीक कर लेते हैं। पर अगर उसमें पेन आ गया है तो पेन जनरली ये सेंसेशन देता है कि वो जो पेन है वो जड़ तक पहुंच चुका है, पल्प तक पहुंच चुका है। तब अगर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो एक एक्सरे लेते हैं जिसे हम आईओपी कहते हैं, और उस आईओपी से हमको एनालिसिस होता है कि भाई ये तो ये जड़ तक पहुंच चुकी है बात, और जब जड़ पहुंच चुका है तो रूट कैनाल थेरेपी, रूट कैनाल की ट्रीटमेंट जो है, तो उस रूट कैनाल को हम साफ करते हैं और उसको फिर ट्रीटमेंट के द्वारा गट्टा पर्चा करते हैं। 2 प्रकार की थेरेपी आप डेंटिस्ट पे करते हैं, एक दांतों की प्रॉब्लम होती है, एक मसूड़ों की प्रॉब्लम, दोनों अलग हो गई है। तकलीफ अगर हो रही है, एक आदमी को केयर करना है अगर तो वो दांत की तकलीफ है या मसूड़ों की तकलीफ है? जनरली मसूड़ों की तकलीफ आपको कोनिकल ब्लीडिंग, वाइल ब्रशिंग वगैरह ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो एक्सरे के माध्यम से क्लियर हो जाता है। अच्छा,
आप जो ब्रीडिंग की आप बात कर रहे हैं, खास जो पैरिया वगैरह है, क्या कई लोगों को मुंह से दुर्गंध आती है। मैंने एक बार बात तो शुरुआत में कही कि अगर कहीं पे इंटेस्टाइन वगैरह में प्रॉब्लम तो भी दुर्गंध आती है, आते हैं जी। फॉर्मल डकार के साथ आ जाती है और एक हमेशा दुर्गंध बनी रहती है। वो शायद दांतों में खाना जमा होने लगे। ये जो प्रॉब्लम है, ये दांतों की है या मसूड़ों की देखिए जो अगर दुर्गंध आ रही है मुंह से, है? तो वो आवश्यक है कि समय पर रेगुलर सफाई की जाए। हम्म, और उसके अलावा कई बार खान पीन की भी गलत आदतों के कारण भी ऐसी शिकायतें होती हैं। और कई बार हम जेब की सफाई भी अच्छे से नहीं करते हैं, या कुछ इस तरह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। और मसूड़े रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ओरल हाइजीन की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं आपसे, फिर आता हूँ मैं आपके विषय के ट्रेनर में। दर्शकों को आपको याद दिला दूँ, आज हमारे बीच में है डॉक्टर सुजीत परिहार जी। आप दंत रोग विशेषज्ञ हैं, आपकी आर्थोडेंटिटी में विशेष तौर पे महारत बहुत है। नहीं, बेसिकली मैं बीडीएस हूँ हम्म, और मैं ऑर्थोडोंटिक्स प्रैक्टिस करता हूँ। आर्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांट और रूट कैनाल में स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजर आपका रूट कैनाल पे और इम्प्लांट पे है। डेंटल इम्प्लांट की बात करूंगा, रूट कैनाल की बातें मैं अभी तक तो आपके साथ कर ही चुका हूँ, समझ गया हूँ। अगला मैं प्लांट में इम्प्लांट की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आता हूँ ओरल हाइजीन के बारे में बात करने के लिए। ये बड़ा कॉमन है और जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ज़माने में और आगे बढ़ रहे हैं ना सुजीत जी, तो लोगों के पास में यूट्यूब में और जो कहा जाए एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे ज्ञान पड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं जो ओरल हाइजीन का थेरेपी बता रहे हैं, और लोग खाने के बाद में आप गार्गलिंग आदि का उपयोग करते हैं ओरल में है। बीइंग ए डेंटिस्ट, आप इन ओरल हाइजीन के लिए कुछ रिकमेंडेशन देते हैं या रूटीन में इन्हें किया जा सकता है? देखिए, माउथ वॉश का उपयोग आप रूटीन वाइज कर सकते हैं, वो अच्छा है। और उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप दांतों की स्क्रीनिंग क्लीनिंग 6 महीने एक बार जरूर कराएं किसी डेंटिस्ट से। सिर्फ आप माउथ वॉश कर रहे हैं तो उससे पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे कचड़े होते हैं जो सिर्फ ब्रशिंग या फिर माउथ वॉश से नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे कैलकुलस और टाटा के निकालने के लिए स्केलिंग और क्लीनिंग का प्रोसेस बिल्कुल आवश्यक है। और उसके बाद साथ में अगर आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, 2 टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं, और ब्रश करने का विशेष तरीका जो होता है उसे देखना समझना बहुत आवश्यक है। जनरली हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, वर्टिकल ब्रशिंग करते हैं, तो खाली वैसे ब्रशिंग करना फायदेमंद नहीं है। ठीक है, दर्पण का प्रोसेस हम आप समझेंगे। अब मैं थोड़ा सा इम्प्लांट की ओर भी आ जाता हूँ। लेकिन इम्प्लांट का क्या प्रोसेस और कब करना पड़ता है इम्प्लांट आप लोग को? देखिए, अगर एक दांत नहीं है मान लीजिए, तो भी आप अगर इम्प्लांट लगवाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेक्निक है ये। क्योंकि जनरली अगर हम पहले रूट आरसीटी जो करते थे और उसके बाद जो ब्रिज लगाते थे, तो उसमें 2 दांत आजू बाजू दांतों को भी हम कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे। तो अब एक अच्छा टेक्निक है कि हम इम्प्लांट करा सकते हैं। और इम्प्लांट आप आज की डेट में फुल माउथ इम्प्लांट भी करा सकते हैं, जो कि 72 घंटों में भी उपलब्ध है। आपका 72 घंटे में ऐसे व्यक्ति जिनकी बत्तीसी नहीं है, वो पूरा फिक्स इम्प्लांट अपना पा सकते हैं। तो इम्प्लांट एक बहुत ही उन्नत टेक्निक है। और बीपी शुगर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये कहीं कहीं नुकसानदायक है, फिर कहीं अगर फेल हुआ है, तो वहाँ पे यही देखा गया है कि बीपी और शुगर का सही तरीके से मेंटेनेंस पेशेंट द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर बीपी शुगर अगर है किसी पेशेंट को और वो इम्प्लांट कराए तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहला प्रिकॉशन, बीपी शुगर है तो आपके हर अंग को प्रभावित करने वाला है। और अगर आप उसे कंट्रोल रख रहे हैं तो आप ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिएंगे। लापरवाही वहाँ होती है जहाँ पे कि इसको नियंत्रण नहीं किया जाता है। कभी दवाई खा रहे हैं, कभी दवाई नहीं खा रहे हैं, या फिर जो आवश्यक मात्रा में दवाई नहीं खा रहे हैं, या प्रॉपर डॉक्टर की देखरेख में नहीं है। तो उस केस में आपका कोई भी, अगर आपकी इस बॉडी में कोई भी सर्जरी हुई है या कुछ भी इम्प्लांट हुआ है, तो प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए अगर कोई पेशेंट है, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप शुगर बीपी को अवश्य मेंटेन करें। अच्छा, मेटल का जल्दी उपयोग होता है इम्प्लांट में? हाँ, ये इसमें निकल टाइटेनियम वगैरह यूज होते हैं, तो ये काफी सेफ है ह्यूमन बॉडी के लिए। और इसमें ऐसा कोई रस्टिंग या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे आपने मेटल का लगाया है, तो खाना के जो पार्टिकल्स है वहाँ भी जलते होंगे, तो उसके लिए भी क्लीनिंग की कुछ विशेष प्रोसेस है? बिल्कुल। आपको अगर आपने कैप भी लगवाया है या आपने इम्प्लांट करवाया है, तो आवश्यक है कि आप 4-5 महीने में या 6 महीने एक बार जाके सफाई वगैरह करवाते रहें। और थोड़ा सफाई का आपको ध्यान देना पड़ेगा।
यदि इम्प्लांट में क्या अपने को 5-6 महीने में डेंटिस्ट को जाकर के देखना है कि इम्प्लांट में कुछ गड़बड़ थी या कुछ पार्टिकल फंसे हैं, या कुछ केसेस जो मुझे भी सुनने में जो मतलब शेर का भी याद आ रहा है मेरे को कि इम्प्लांट कराने के बाद कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके मुंह से हल्की फुल्की ब्लीड टाइप की हुई है। देखिए जनरली क्या होता है ना कि सबसे आवश्यक है कि नींव मजबूत हो। हम्म, अब नींव क्या होता है, मसूड़े नहीं होते हैं। हम्म, तो कई बार पेशेंट के एंड से भी ये देखा जाता है कि नहीं सर मसूड़े को आप रहने दीजिए, कहीं इम्प्लांट कर दीजिए। हम्म, तो वो भी एक चीज है। तो आवश्यक है कि डॉक्टर से आप सही तरीके से जो कर रहा है उसके अनुसार चलें। और अगर आपके केस में जैसे अगर डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको पायरिया की दिक्कत है या मसूड़ों में दिक्कत है, तो पहले आप पायरिया का इलाज कराएं। ठीक है। अर्थात आपका नींव जितना मजबूत होगा उतना अच्छा इम्प्लांट होगा। हम्म, पहले आप पायरिया का इलाज करवा लें, उसके बाद फिर इम्प्लांट कराएं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मसूड़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और डायरेक्ट इम्प्लांट करा रहे हैं, तो इम्प्लांट के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आवश्यक है कि आप, और इम्प्लांट हो जाने के बाद भी आवश्यक है कि आप साफ सफाई का ध्यान दें। हम्म, अगर वैसा नहीं करेंगे तो कोई भी इलाज कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं फेलियर ही होगा। बंद किया जाता है। हार्ट का जो पेशेंट है जो उनकी दवाई भी होगी हार्ट कार्डियक रिलेटेड, उसे रोका जाता है कुछ समय के लिए। बेसिकली हार्ट पेशेंट को हम इकोस्पिरिन देते हैं सुभाष जी। ठीक है। और इकोस्पिरिन क्या करता है, खून को पतला करता है। हम्म, तो अगर दांत निकालने की कंडीशन होती है तो वाकई उसमें इकोस्पिरिन को 2-3 दिन बंद करके ही निकालते हैं। अगर उसे बंद नहीं करेंगे तो फिर जो ब्लीडिंग है ना वो स्टॉप नहीं होगी जल्दी, अच्छा। क्योंकि इकोस्पिरिन क्या कर रहा है, खून को पतला कर रहा है। हम्म, तो उसमें एहतियातन हम इसको 3 दिन बंद करते हैं, फिर उसके बाद चालू करते हैं। स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए क्योंकि जल्दी उनको ब्लड प्रेशर की दवाई को कंटिन्यू रखते हैं। हम्म, ब्लड प्रेशर कंटिन्यू कंट्रोल होना चाहिए। इकोस्पिरिन को हम बंद करते हैं क्योंकि वो खून को पतला करता है। खून पतला रहेगा तो जल्दी ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। बाकी ऐसा ब्लड प्रेशर की दवाई आप कंटिन्यू लेते रहेंगे जाते हैं। अभी एक और रहता है, आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दांतों की काफी समस्या है, वो पूरे दांत काले काले दिखते हैं बच्चों के, चॉकलेट खाने की काफी हैबिट्स है। ऐसे कंडीशन खासकर विशेष करके बच्चों को चॉकलेट बहुत अट्रैक्ट करता है और उनको टेस्टी लगता है। मतलब मैंने कुछ बच्चों से जानने की कोशिश की तो मिठाई नहीं खाएंगे बट चॉकलेट खाएंगे। तो और वो चॉकलेट से कुछ डेंटिस्ट भी कहते हैं, कुछ डेंटिस्ट भी कहते हैं कि दांत खराब हो रहे थे। अब चॉकलेट छोड़ा नहीं जाएगा, आप सब मना करेंगे तो मानेंगे नहीं। तो दांतों केयर कैसे करें और चॉकलेट भी खाएं? देखिए बच्चों कोशिश करिए कि चॉकलेट वगैरह से बचें, जितना कम खाएं उतना अच्छी बात है, पर ये कर पाना कठिन है। तो उसमें आवश्यक है कि अगर चॉकलेट वगैरह खाते हैं बच्चे तो एक कंट्रोल मात्रा में खाएं, और उसके बाद उनको माउथ वॉश कराया जाए और अच्छे से साफ सफाई कर रखी जाए। इस बारे में जो और क्लियर करिए, भैया पॉइंट बोल रहे हो, मान लो कोई एक दांत है, हम दांत निकलवा देते हैं और हमको जरूरत नहीं जगह पे लगाने की, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बाजू वाले दांतों को? देखिए बाजू वाले दांत धीरे धीरे उस खाली जगह पर झुकते हैं। अच्छा। और ऊपर वाला दांत एक थोड़ा थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो कई बार ये सालों में ऐसा होता है कि ऊपर वाला दांत की जड़ भी दिखने लग जाते हैं। अच्छा। साल 2 साल 5 साल में ऊपर दांत इतना नीचे आ जाता है कि उसके जड़ भी दिखने लग जाते हैं। तो इसे हम सुप्रा इरप्शन कहते हैं। तो आवश्यक है, अगर दांत नहीं है तो वहाँ पे दांतों होना बहुत जरूरी है। ये नजर जो हम इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ये हमारी लापरवाही हमको नुकसानदायक रहती है। सर सबसे बड़ी बात यही है, जहाँ भी दांत नहीं है, बात मैंने शुरुआत ही कहा कि सुंदरता की निशानी होती है, मगर साहब कहीं ना कहीं कॉस्ट की बात जरूर आती है। छत्तीसगढ़ में निवास करते थे, आपको कॉस्ट की बात करनी पड़ेगी। तो दो है, एक बहुत सुंदर दिखने के दांत लगाया जाए और एक जैसे है वैसा तो कम से कम दिखे उसके दांत लगाया जाए। क्योंकि दांत तो आप सोने की भी लगाते हो, चांदी की भी लगाते हो। टेढ़े मेढ़े दांतों का जो इलाज है वो लगभग साल तक चलता है, 1 वर्ष तक चल जाता साल से 1.5 साल है ना, साल से 1.5 साल तक का ट्रीटमेंट होता है। खर्चे भी लगभग उसी के हिसाब से है। तो इतना बजट जो हम जाए कई लोग पास एकदम से नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं अपने यहाँ है। जी बिल्कुल, ऐसे देखा भी गया कि काफी लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है इलाज की, पर एक मुश्त पैसे नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे लोगों का हम किस्तों में भी इलाज करते हैं। आप 2,000 पर मंथ देकर भी उस चीज का इलाज करा सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर सुजीत कुमार जी,
आप BDS हैं, डेंटिस्ट हैं, रोड कैनाल पे और टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज में इनकी महारत है। ब्रेसेस, अब मैं सर आता हूँ ब्रेसेस के ऊपर में। जो ब्रेसेस लगाने का जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या ये जो ऊपर के जो होंठ का जो अंदर का भाग है, इसको नुकसान पहुंचता है? नहीं, वैसे इस तरीके से ब्रेसेस लगाए जाते हैं तो आपके होठों पर कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, वो उस हिसाब से बने होते हैं ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, अब आप भी हंस दोगे बाकी ये बोले एक बार लगाते हैं तो दांत में डॉक्टर लोग ब्रेसेस लगाते हैं तो आपका जो होंठ है ना ऊपर क्यों चला जाता है धीरे धीरे। 1.5 साल लगा के रखोगे, ये जो होंठ का जो शेप है ना वो ऊपर उड़ जाएगा, वो जो ऊपर ही हिस्सा है हनुमान जी जैसा टाइप का हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जानकारी में है मेरी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। दवाई डॉक्टर से पूछ के ही लें और कोई भी दवाई ना लें। कई बार अक्सर देखा जाता है ना कि जो बीपी शुगर पेशेंट्स होते हैं वो जाते हैं दवा दुकान पे और बोलते हैं भैया दर्द हो रहा है मेरे को दवाई दे दो, तो कई बार ऐसी दवाई दे दी जाती है जिनसे उनके बीपी और बढ़ जाता है, शुगर और बढ़ जाता है। तो उसमें आवश्यक है कि उस चीज़ को ध्यान दिया जाए। तो दांत की भी दवा हो उसको भी डॉक्टर से पूछने के बाद ही लें तो बेहतर होगा। तो आज रहे डॉक्टर सुजीत जी, डेंटिस्ट है रायपुर शहर में। आप चलते चलते सर एड्रेस बताते चले तो बेहतर होगा। अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह के दांतों की इलाज की आवश्यकता है तो मेरा डेंटल क्लिनिक डॉक्टर परिहार मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक ATM चौक अवंती विहार पे है। ये विद्यानिकेतन स्कूल के पास में है। और आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7000414949। और कोई विशेष गरीब व्यक्ति भी है तो मैं उसके सहयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहूँगा और वैसे लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सही बात है, सब प्रकार का इलाज है, गरीब भी है, मध्यम वर्गीय और हाई क्लास है, तीनों के लिए डॉक्टर सुजीत जी का क्लिनिक खुला हुआ है, आप परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर सुजीत की क्लिनिक का, परिहार क्लिनिक का सारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स हम आपको वीडियो के लिंक पर डाल देंगे।